प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल जूलॉजी क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे हर्डमानिया की फिजियोलॉजी। हमने प्रीवियस वीडियो में हर्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को डिस्कस किया था। आप सब जानते हैं हर्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें फर्स्ट पार्ट हार्ट और पेरिकार्डियम और सेकंड ब्लड वेसल्स और थर्ड ब्लड को इंक्लूड किया जाता है। इनमें से हमने हार्ट और पेरिकार्डियम और सेकंड पार्ट ब्लड को डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 में हमने हर्डमानिया के हृदय की संरचना में से हृदय और हृदयावरण, साथ में रुधिर या ब्लड का डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में हम लेकर आए हैं हर्डमानिया के हार्ट के महत्वपूर्ण संरचनाएं, जिन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स का किस प्रकार ओरिएंटेशन होता है, किस प्रकार इनकी व्यवस्था हार्ट में देखने को मिलती है और कैसे इनमें रक्त का फ्लो होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि हर्डमानिया के हार्ट में ब्लड वेसल्स का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः मैंने इसके लिए एक सेपरेट तौर पर वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद अच्छी तरीके से समझ आएगा। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हार्ट की फिजियोलॉजी को मैं कुछ इस तरह प्रेजेंट करूंगा या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हर्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट ब्लड वेसल्स। हर्डमानिया के ब्लड वेसल्स पर हम ध्यान दें तो इसे मेजर तरीके से 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे वेंट्रल एरोटा जिसे अधर महाधमनी कहते हैं, डोर्सल एरोटा जिसे पृष्ठ महाधमनी कहते हैं, ब्रेंकियोविसरल वेसल जिसे क्लोम आंत्रांग वाहिनी कहते हैं और लास्ट कार्डियोविसरल वेसल जिसे हृदय आंत्रांग वाहिनी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले हर्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जब भी ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस किया जाता है तो ये 4 महत्वपूर्ण ब्लड वेसल्स आपको फिंगर पे याद होनी चाहिए। सबसे पहले फिर रिवाइज करा रहा हूँ, वेंट्रल एरोटा जिसे कि अधर महाधमनी कहते हैं, डोर्सल एरोटा जिसे पृष्ठ महाधमनी कहते हैं, ब्रेंकियोविसरल वेसल जिसे क्लोम आंत्रांग वाहिनी कहते हैं और चौथी और अंतिम कार्डियोविसरल वेसल जिसे हृदय आंत्रांग वाहिनी भी कहते हैं। इन चारों ब्लड वेसल्स की हम यहाँ डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स वेंट्रल एरोटा। वेंट्रल एरोटा से पहले मैं आपको एक बार इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर ले जाना चाहता हूँ। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमने देखा था इस ब्रेंकियल साइफन में एक अपर्चर उपस्थित होता था जो कि ब्रेंकियल अपर्चर कहलाता था, जिसे हम माउथ कहते थे। इसके नीचे हमने ब्रेंकियल सेक को 2 भागों में डिवाइड किया था। ऊपर वाला भाग प्री ब्रेंकियल जोन था और नीचे वाला भाग ब्रेंकियल सेक था। तो ब्रेंकियल सेक 2 भागों में स्पष्ट रूप से विभेदित होता है, एक प्री ब्रेंकियल और एक ब्रेंकियल सेक। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि इस तरफ एट्रियल साइफन होता है और एट्रियल साइफन में भी एक अपर्चर, एट्रियल अपर्चर हमें देखने को मिलता है। इसके नीचे वाला भाग जस्ट ये क्लोका रीजन है जिसमें एनस और क्लोका आकर खुलते हैं। तो हर्डमानिया का ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। ये वाला पार्ट वेंट्रल साइड है और ये डोर्सल साइड है। तो आपको क्लियरली चारों भाग इसके स्पष्ट होने चाहिए कि एंटीरियर रीजन में माउथ उपस्थित होता है और इसके पोस्टीरियर रीजन में बचे हुए रिमेनिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कंपोनेंट या भाग स्थित होते हैं और डोर्सल सरफेस पे इनके क्लोका और एनस उपस्थित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इसके ब्लड वेसल्स की। सर्वप्रथम हम वेंट्रल एरोटा या अधर महाधमनी को लेते हैं। वेंट्रल एरोटा की बात करें तो वेंट्रल
एरोटा इसके वेंट्रल पार्ट से खुलता है, अर्थात वेंट्रल एरोटा की ओपनिंग यहाँ से होती है जो कि इसका वेंट्रल रीजन है। एक बार फिर बता दूं मैं आपको, ये इसका एंटीरियर रीजन है, ये इसका पोस्टीरियर रीजन है, ये इसका वेंट्रल रीजन है और ये इसका डोर्सल रीजन है। तो वेंट्रल रीजन से वेंट्रल एरोटा की ओपनिंग देखी जाती है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये वेंट्रल एरोटा है, मैंने मेंशन किया है डायग्राम में। वेंट्रल एरोटा आगे चलकर बाइफर्केटेड पोजीशन शो करता है, अर्थात ये द्विशाखित होता है जो कि दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ये देखो, ये पूरा वेंट्रल एरोटा है जो कि बॉडी के अधिकांश भाग को घेरे हुए रहता है और ये भाग इसका ब्रेंकियल सेक है। तो ब्रेंकियल सेक को जो घेरे हुए रहता है ये वेंट्रल एरोटा है, अर्थात शरीर में सबसे बड़ी महाधमनी की बात करें तो ये लार्जेस्ट वेसल्स वेंट्रल एरोटा के रूप में उपस्थित होती है। वेंट्रल एरोटा दो शाखाओं में विभाजित होता है। ये देखो, ये एंटीरियर रीजन की तरफ जो ब्रांच जा रही है ये एंटीरियर ब्रांच या एंटीरियर लिम्ब कहलाएगी और पोस्टीरियर रीजन की तरफ जो शाखा जा रही है वो पोस्टीरियर ब्रांच या पोस्टीरियर लिम्ब कहलाती है। इन्हें हम हाइपोब्रेंकियल वेसल्स भी कह सकते हैं। ये इसकी एंटीरियर हाइपोब्रेंकियल वेसल हो गई, ये इसकी पोस्टीरियर हाइपोब्रेंकियल वेसल हो गई। स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझने की कोशिश करना है। ये इसका वेंट्रल एरोटा है जो कि ब्रेंकियल सेक में फैला हुआ रहता है। ये देखो, ये पूरे ब्रेंकियल सेक में फैला हुआ है, इवन आप कह सकते हो ब्रेंकियल अपर्चर तक ये फैला हुआ रहता है। इधर ये देखो, ये पूरे ब्रेंकियल सेक में पोस्टीरियर रीजन में भी फैला हुआ रहता है। ये पूरा इसका वेंट्रल एरोटा है। ठीक है, तो ब्रेंकियल सेक का मैक्सिमम पार्ट कवर करने का कार्य वेंट्रल एरोटा करता है और इसकी ओपनिंग इसके वेंट्रल भाग से होती है। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जो ब्रांचेज होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये भी कई शाखाओं में बटी हुई रहती है, अर्थात न्यूमरस ब्रांचेस में ये डिवाइड रहती है। जैसे कि हम देख रहे हैं एंटीरियर रीजन में ये ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स में बटी हुई रहती है। ये वाली जो ब्लड वेसल्स है ये इसकी ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स कहलाती है। तो ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स ब्रेंकियल सेक में दोनों तरफ हमें देखने को मिलती है। एंटीरियर रीजन में भी ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही है और पोस्टीरियर रीजन में भी आपको देखो ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर मैंने मेंशन किए हैं, तो ये पोस्टीरियर रीजन में भी ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स को शो कर रहे हैं। तो ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स कहाँ से जनरेट हुई है? ये इसके एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच से निकली हुई है। तो एंटीरियर ब्रांच आगे चलकर ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो रही है और पोस्टीरियर भी ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो रही है। इन ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स के नंबर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये लगभग 40 to 65 के लगभग होती है, अर्थात 40 से 65 की संख्या में ये ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स उपस्थित होती है। अब हम बात करते हैं वेंट्रल एरोटा के एंटीरियर ब्रांच की। तो ये वेंट्रल एरोटा की जो एंटीरियर ब्रांच है ये ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स में तो डिवाइड हो ही रही है, इसके अलावा ये एंटीरियर ब्रांच आगे चलकर साइफन ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है जो कि 6 से 7 शाखाओं में बटी हुई होती है। तो ये वाली जो कंडीशंस आपको दिखाई दे रही है ये इसके वेंट्रल और डोर्सल दोनों भागों में स्थित होती है। ब्लड वेसल्स ब्लड की सप्लाई करने के लिए साइफोनल ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर ये ब्रेंकियल रीजन में है या ब्रेंकियल साइफन में है तो इन्हें ब्रेंकियल साइफन ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिनकी संख्या 6 से 8 जोड़ी होती है, अर्थात 6 to 8 पेयर्स में ये दोनों तरफ वेंट्रल और डोर्सल एरोटा दोनों में ये ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि वेंट्रल एरोटा भी आगे चलकर साइफोनल वेसल्स में कन्वर्ट हो रहा है और डोर्सल एरोटा भी साइफन में चलकर आगे ब्रांच हो रहा है, अर्थात जो साइफन में ब्लड वेसल्स पाई जाती है वो साइफोनल ब्लड वेसल्स कहलाती है। तो इन जो ये ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है इन्हें हम साइफोनल ब्लड वेसल्स कह सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ये साइफोनल ब्लड वेसल कहलाती है। और साइफोनल ब्लड वेसल्स की बात करें स्टूडेंट्स तो इनकी संख्या लगभग 6 से 8 जोड़ी होती है। तो 6 से 8 पेयर साइफोनल ब्लड वेसल्स की होती है जो
इसके वेंट्रल एरोटा से भी निकलती है और इसके डोर्सल एरोटा से भी निकलती है। ऐसे ही मैंने बताया कि टेंटिकुलर रीजन में जाने वाली ब्लड वेसल्स टेंटिकल वेसल्स कहलाती है और एक साथ कई टेंटिकल्स में ब्रांच्ड के रूप में जो वेसल्स निकलती है उन्हें हम सब टेंटिकुलर वेसल्स कहते हैं। हम बात करें स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स की, तो ये सारी ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स है जो कि स्टिग्मेटा या रंध्रों के बीच बीच में उपस्थित होती है, अर्थात स्टिग्मेटा के बीच बीच में ये अनुप्रस्थ ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलती है। इनकी संख्या की बात करें तो ये लगभग 40 से 65 के मध्य होती हैं। इनके अलावा हम और वेंट्रल एरोटा की डिटेल से स्टडी करें तो वेंट्रल एरोटा जहाँ से इसकी ओपनिंग हो रही है वहाँ से ये एक और ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। ये ब्रांच इसके टेस्ट या ट्यूनिक को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि पेरिकार्डियम के द्वारा ही हृदय का ओरिजिन होता है या हृदय का निर्माण होता है, तो पेरिकार्डियम में भी ब्लड सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो ये वाली जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है ये इसके पेरिकार्डियम में उपस्थित होती है। तो ये वाली जो ब्रांच है ये इसकी वेंट्रल साइड में उपस्थित है, इसलिए वेंट्रल टेस्ट वेसल कहलाती है। तो वेंट्रल टेस्ट वेसल इसके पेरिकार्डियम के भित्ति की सहारे उपस्थित होती है। तो ये वाली जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है ये इसकी वेंट्रल टेस्ट वेसल्स है। तो स्टूडेंट्स ये बात हुई वेंट्रल एरोटा की। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये वेंट्रल एरोटा है जो कि दो शाखाओं में बटा होता है, ये इसकी एंटीरियर ब्रांच और ये इसकी पोस्टीरियर ब्रांच। दोनों ही शाखाएं ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स के रूप में डिवाइड हो जाती है जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा एंटीरियर ब्रांच साइफन में जाकर कई शाखाओं में बटी होती है जिनकी संख्या 6 to 8 होती है और ये साइफन में ब्लड वेसल्स ब्लड की सप्लाई करने का कार्य करती है जिन्हें हम साइफोनल ब्लड वेसल्स कहते हैं। इन साइफोनल ब्लड वेसल्स के अलावा इसकी एंटीरियर ब्रांच ब्रेंकियल रीजन में प्री ब्रेंकियल जोन में ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है जिन्हें हम सब टेंटिकुलर ब्लड वेसल्स और टेंटिकुलर ब्लड वेसल्स के रूप में जानते हैं। इनके अलावा एक शाखा इसकी पेरिकार्डियम की तरफ जाती है जो कि पेरिकार्डियम में ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। इसे हम वेंट्रल साइड में होने के कारण वेंट्रल टेस्ट वेसल कहते हैं। तो आपको वेंट्रल एरोटा या अधर महाधमनी स्पष्ट हुई होगी कि ये ब्रेंकियल सेक में पाई जाने वाली सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स है जो कि लगभग 70 से 75% ब्रेंकियल सेक को घेरे हुए रहती है। अब हम बात करते हैं इसकी डोर्सल एरोटा की, अर्थात पृष्ठीय महाधमनी की। पृष्ठीय महाधमनी की बात करें तो ये वेंट्रल एरोटा के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित होती है। जैसे ये वेंट्रल एरोटा है तो इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ डोर्सल एरोटा देखा जाता है। ये देखो, ये जो पिंक कलर से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये पूरा डोर्सल एरोटा है। ये आपको डोर्सल एरोटा दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। तो ये डोर्सल एरोटा है। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो डोर्सल एरोटा होता है इस डोर्सल एरोटा के मिड में जहाँ एट्रियल कैविटी देखने को मिलती है उस एट्रियल कैविटी के बिल्कुल मिड में छोटी छोटी शाखाओं के रूप में डोर्सल एरोटा डिवाइड रहता है जो कि न्यूरल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने वाली न्यूरल वेसल्स में डिवाइड होती है। तो डोर्सल एरोटा से छोटी छोटी शाखाओं के रूप में वेसल्स निकलती है जिन्हें हम न्यूरल वेसल्स कहते हैं। ये न्यूरल वेसल्स ही आगे चलकर न्यूरल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये न्यूरल वेसल्स कहाँ से निकल रही है? डोर्सल एरोटा से या पृष्ठ महाधमनी से। तो पृष्ठ महाधमनी के बिल्कुल बीचों बीच से ये अनेक शाखाओं में डिवाइड रहता है। तो ये वाली जो ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही है ये आपकी न्यूरल वेसल्स है और ये न्यूरल वेसल्स आगे चलकर न्यूरल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। तो न्यूरल वेसल्स इसके डोर्सल एरोटा से ओरिजिनेट हो रही है। ये पूरा इसका डोर्सल एरोटा स्टूडेंट्स, ये पूरा इसका डोर्सल एरोटा। जैसे वेंट्रल एरोटा ये है तो डोर्सल एरोटा ये वाला भाग है। अब डोर्सल एरोटा भी ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो रहा है। ये देखो, ये ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो रहा है। जो मैंने डार्क शेडो के रूप में दिखाया है
ये ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स का ही भाग है, ये इसके एंटीरियर रीजन की तरफ है या वेंट्रल रीजन की तरफ है, और ये डार्क शेडो इसके डोर्सल साइड की तरफ है। तो डोर्सल साइड में भी ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है, और इन्हीं ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स की सहायता से डोर्सल एरोटा और वेंट्रल एरोटा आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, अर्थात अंतर गुंथित रहते हैं। तो हार्ट में ये वेंट्रल एरोटा और डोर्सल एरोटा आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, हार्ट के बाहर की तरफ ये इन ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स की सहायता से आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका वेंट्रल एरोटा और डोर्सल एरोटा ट्रांसवर्स ब्लड वेसल की सहायता से आपस में कनेक्ट रहते हैं। इनके अलावा हम बात करते हैं थर्ड वेसल्स की, जो कि है ब्रेंकियोविस्रल वेसल, जिसे क्लोम आंत्रांग वाहिनी कहते हैं। क्लोम आंत्रांग वाहिनी की बात करें तो ये डोर्सल एरोटा से आगे की तरफ ये वाली जो शेडो मैंने दिखाई है, ये इसकी ब्रेंकियोविस्रल वेसल को शो कर रहा है। ये देखो, ये इसकी ब्रेंकियोविस्रल वेसल है। ब्रेंकियोविस्रल वेसल दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे हम एक को राइट इसोफेजियल वेसल कह सकते हैं और दूसरी को वेंट्रो इंटेस्टाइन वेसल कह सकते हैं। अब हम बात करें राइट इसोफेजियल वेसल्स की, तो ये देखो, ये ब्रेंकियोविस्रल वेसल्स है स्टूडेंट्स, ये पूरी ब्रेंकियोविस्रल वेसल्स है। ये दो शाखाओं में दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली एक शाखा और ये वाली इसकी दूसरी शाखा। स्पष्ट रूप से आपको समझना है कि ब्रेंकियोविस्रल वेसल, जिसे क्लोम आंत्रांग वाहिनी कहते हैं, ये दो भागों में बटी हुई रहती है। एक इसकी राइट इसोफेजियल वेसल कहलाती है, जो कि इसोफेगस रीजन में ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है, और दूसरी जो वेसल्स होती है, ये देखो, ये जो दूसरी वेसल्स आपको दिखाई दे रही है ब्रांच के रूप में या शाखा के रूप में, ये स्टूडेंट्स इसके इंटेस्टाइन रीजन में उपस्थित होती है। ये देखो, ये आगे चल के ये कुछ इस प्रकार इंटेस्टाइन रीजन में लूप बनाते हुए पाई जाती है। ये वाली पूरे आपके इसके वेंट्रल और डोर्सल दोनों रीजन में उपस्थित होती है। ये वेंट्रल रीजन में भी उपस्थित होती है, इसलिए इसको वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रेंकियोविस्रल वेसल का पार्ट है, लेकिन ये इस इंटेस्टाइन रीजन में जाकर एक लूप का फॉर्मेशन कर रही है, और ये इसके वेंट्रल भाग में भी उपस्थित होती है, इसलिए इसे वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल कहते हैं। ब्रेंकियोविस्रल वेसल्स दो शाखाओं में बटी होती है, अपर की तरफ राइट इसोफेजियल ब्लड वेसल्स और नीचे इंटेस्टाइन रीजन को जाने वाली वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स कहलाती है। तो आपको क्लियर हुआ होगा ब्रेंकियल विस्रल वेसल्स। अब हम बात करते हैं इसकी चौथी और महत्वपूर्ण ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम कार्डियोविस्रल वेसल्स कहते हैं। कार्डियोविस्रल वेसल को हम हिंदी में हृदय आंत्रांग वाहिनी कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हृदय आंत्रांग वाहिनी इसके हार्ट से निकलती है या हृदय से निकलती है। तो यह मैंने आपको दिखाया है, ये देखो स्पष्ट रूप से, यही इसी ब्रेंकियोविस्रल वेसल के जस्ट पीछे की तरफ, ये देखो, ये हार्ट है आपका, आपको पता है ये हार्ट है, ठीक है, और इस और हार्ट के डोर्सल भाग से ये वेसल्स निकलती है। ये वाली, ये देखो, ये पिंक कलर की मैंने स्ट्रक्चर शो की है, ये ब्लड वेसल्स कहलाती है आपकी कार्डियोविस्रल वेसल। तो ये तीन भागों में बटी हुई रहती है। ये देखो, ये मैंने तीन भाग इसके दिखाए, ये हृदय से निकल रही है, बिल्कुल हृदय से निकल रही है, और ब्रेंकियोविस्रल वेसल के पीछे की तरफ आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये आगे चलकर तीन भागों में डिवाइड हो रही है। ये देखो, ये एक अपर रीजन की तरफ जा रहा है, एक इसके नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये दो शाखाएं जो नीचे की तरफ जा रही है। तो स्टूडेंट्स, कार्डियोविस्रल वेसल इसके डोर्सल भाग से निकलती है, अर्थात हार्ट के डोर्सल भाग से निकलती है, और ये आगे चलकर तीन शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। इसके पोस्टीरियर रीजन की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स मीडियन डोर्सल वेसल्स कहलाती है, अर्थात मध्य पृष्ठीय वाहिनी के रूप में इसे हम मान सकते हैं। ये अपर साइड में जाती है, अर्थात पोस्टीरियर रीजन में जाती है, इसलिए आप इसे मीडियन डोर्सल वेसल्स कहते हैं।
तो ये डोर्सल साइड में अपर की तरफ जा रही है, ये मीडियन डोर्सल वेसल्स हो गई, और दो इसके नीचे की तरफ जा रही है, जो कि एक तो होती है राइट हिपेटिक वेसल्स जो कि दाएं यकृत पाली में ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है, और एक होती है ईसोफेजियो टेस्ट वेसल जो ईसोफेगस के साथ साथ में टेस्ट को भी ब्लड सप्लाई देने का कार्य करती है। हम बात करें कार्डियो विसरल वेसल्स की, तो ये अपर रीजन की तरफ जाने वाली इसकी ब्रांच मीडियन डोर्सल वेसल्स कहलाती है। ये वाली इसकी ईसोफेजियो टेस्ट वेसल कहलाती है, और इसके नीचे वाली ये राइट हिपेटिक वेसल्स कहलाती है। तो ये तीन शाखाओं में विभाजित होती है। हृदय अंतरांग वाहिनी एक मीडियन डोर्सल वेसल जो इसके पोस्टीरियर रीजन में जा रही है, और दो, एक तो राइट हिपेटिक वेसल्स और एक ईसोफेजियो टेस्ट वेसल्स। राइट हिपेटिक वेसल्स इसके राइट लीवर लोब में ब्लड सप्लाई देने का कार्य करती है, और ईसोफेजियो टेस्ट वेसल इसके ईसोफेगस के साथ साथ इसके टेस्ट को भी ब्लड सप्लाई देने का कार्य करती है। ये देखो, ये आगे चलकर डिवाइड हो रही है ये भी, और ये टेस्ट की तरफ जा रही है, ये टेस्ट को ब्लड सप्लाई देती है, तो ये टेस्ट को ब्लड सप्लाई देने का कार्य करती है, और निकली कहाँ से? डोर्सल भाग से, इसलिए क्या कहलाएगी? ये डोर्सल टेस्ट वेसल्स। जैसे यहाँ हमने देखा था वेंट्रल टेस्ट वेसल्स होती है, ऐसे ही यहाँ डोर्सल रीजन में डोर्सल टेस्ट वेसल्स होती है, जो कि इसके कार्डियो विसरल वेसल का एक भाग है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ होगा कि कार्डियो विसरल वेसल तीन भागों में बटी हुई रहती है। अब हम बात करते हैं मीडियन डोर्सल वेसल्स। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो मीडियन डोर्सल वेसल्स होती है ये भी तीन भागों में बटी हुई रहती है, जो यहाँ पे एक शाखा के रूप में छोटी सी निकली हुई रहती है। इन्हें हम लेफ्ट हिपेटिक वेसल्स कहते हैं। जैसे यहाँ राइट हिपेटिक वेसल्स है, ये देखो ये राइट हिपेटिक वेसल्स है, वैसे ही मीडियन डोर्सल वेसल्स में डोर्सल साइड में एक छोटी सी ब्रांच हमें देखने को मिलती है, ये इसकी लेफ्ट हिपेटिक वेसल्स है। यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कार्डियो विसरल वेसल जो हार्ट से निकलती है, ये एक मीडियन डोर्सल वेसल्स के रूप में अपर साइड की तरफ जाती है, और यहाँ इसकी शाखाएं उपस्थित होती है, जिनमें एक छोटी शाखा लेफ्ट हिपेटिक वेसल्स के रूप में मौजूद होती है, और इसकी दूसरी शाखा जो कि इसके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाती है, इसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसी मीडियन डोर्सल वेसल्स की एक ब्रांचिंग है, जो इसके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जा रही है और डोर्सल साइड में जा रही है। एक इसके वेंट्रल रीजन में इंटेस्टाइन लूप बनाती थी, ये वेंट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स कहलाती थी। ऐसे ही मीडियन डोर्सल वेसल से एक ब्रांच इसके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाती है, जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स होती है। इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स के साथ साथ में मीडियन डोर्सल वेसल्स की एक और ब्रांच होती है, जो लेफ्ट गोनेड की तरफ जाती है, इसे लेफ्ट गोनेडियल विसरल वेसल्स भी कहते हैं। तो इसकी जो मीडियन डोर्सल वेसल होती है, ये तीन भागों में बटी हुई रहती है। एक छोटे से ब्रांच के रूप में लेफ्ट हिपेटिक वेसल्स होती है, एक इसके डोर्सल इंटेस्टाइन रीजन में जाती है, जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स कहते हैं। इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स के पास में ही मीडियन डोर्सल वेसल्स एक और शाखा के रूप में बटी हुई रहती है, जो कि इसके गोनेडियल रीजन में पहुंचती है, जो कि लेफ्ट गोनेडियल ब्रांच कहलाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो कार्डियो विसरल वेसल्स होती है, उसकी मीडियन डोर्सल वेसल्स तीन भागों में बटी हुई रहती है। एक इसकी लेफ्ट हिपेटिक वेसल्स होती है, दूसरी इसकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स होती है, और तीसरी इसकी लेफ्ट गोनेडियल ब्लड वेसल्स होती है। इस प्रकार एक कार्डियो विसरल वेसल्स तीन भागों में बटी हुई रहती है सामान्यतः, लेकिन उन्हीं तीन भागों में से मीडियन डोर्सल वेसल्स भी आगे चलकर तीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क इस ब्रेंकियल सैक में हमें देखने को मिलता है। और आप सब जानते हैं कि हर्डमानिया में जो ब्लड फ्लो होता है वो वेंट्रल से डोर्सल और डोर्सल से वेंट्रल साइड में होता है, अर्थात इनमें दोनों प्रकार
का ब्लड फ्लो हमें देखने को मिलता है, अर्थात रिवर्स ब्लड फ्लो भी हम इसमें देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें किसी प्रकार के कोई वाल्व नहीं देखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ब्लड सर्कुलेशन की फिजियोलॉजी की बात करें तो इनमें रिवर्स ब्लड फ्लो देखने को मिलता है। जंतु जगत का एकमात्र ऐसा सब फाइलम है जो कि रिवर्स ब्लड फ्लो के लिए जाना जाता है, अर्थात जो सब फाइलम यूरोकोर्डेटा होता है जो कि एक प्रोटोकोर्डेट है, इनमें रिवर्स ब्लड फ्लो इनकी विशेषता होती है। अर्थात जंतु जगत या एनिमल किंगडम में कोर्डेटा जंतुओं के अंतर्गत सब फाइलम यूरोकोर्डेटा में रिवर्स ब्लड फ्लो देखने को मिलता है, और इसका सबसे सुपीरियर एग्जाम्पल हर्डमानिया में पाए जाने वाला ब्लड फ्लो है जो कि वेंट्रल से डोर्सल और डोर्सल से वेंट्रल की तरफ मूव करता है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने ब्लड वेसल्स को बेहद ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हर्डमानिया में ब्लड वेसल्स का ओरिएंटेशन किस प्रकार होता है और ये किस पोजीशंस में कहाँ उपस्थित होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज पर नए हैं तो आप इसके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में रिंग बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले दिनों में नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस समय पर मिल सकें। धन्यवाद।